हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वह 7 जन्मों का बंधन का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। शेखर गीत को बहुत प्यार से देख रहा था। राहुल ने शेखर और उसके मम्मी पापा को अपने घर में देखा तो आगे बढ़कर शेखर के मम्मी पापा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, तो उसके साथ गीत ने भी सबको प्रणाम किया। शेखर की मम्मी ने गीत के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बड़ी प्यारी बच्ची है। ये कौन है बहन जी? जी, हमारे साथ वाले घर में ही रहती है। गीत नाम है इसका। राहुल और गीत दोनों बचपन से दोस्त हैं। दोनों कितना भी लड़े झगड़े, फिर जल्दी दोस्ती हो जाती है दोनों में। आप भी ना मम्मी कुछ भी बोलने लगती हैं। राहुल ने अपनी मम्मी को टोका। फिर शेखर को कहा, चल ना हम छत पर चलते हैं। छत पर तीनों आ तो गए थे, पर बोल बस राहुल ही रहा था। गीत चुपचाप अपने पाँव के अंगूठे को निहारने में लगी थी और शेखर राहुल की बातों को सुनकर बस हाँ या ना में जवाब दे रहा था। उसकी नज़र तो गीत पर थी, पर राहुल पास में था, इसलिए नज़रें बचा कर देख रहा था। थोड़ी देर बाद शेखर के पापा ने आवाज़ दी, चलो बेटा, अब बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं। जाते समय उन्होंने राहुल को कहा, बेटा किसी दिन आना हमारे घर मम्मी पापा को लेकर। जी अंकल। उसी दिन रात में शेखर अपने पापा को बोल रहा था, पापा राहुल को आप अपने ऑफिस में नौकरी दे सकते हैं। क्यों, क्या बात है बेटा, वो तो नौकरी करता ही है ना। हाँ पापा, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम है, इसलिए वो बहुत परेशान रहता है। मेरे बेटे को जिस बात से खुशी मिलेगी वह मैं ज़रूर करूँगा। सच पापा? हाँ बेटा, तुम उसे कल सुबह ही अपने ऑफिस बुला लो। एक नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होने वाला है। उसे देखने के लिए मैनेजर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। थैंक्स पापा। फिर शेखर अपने कमरे में बैठकर राहुल को मैसेज कर रहा था। राहुल भी अभी सोया नहीं था। उसने शेखर का मैसेज पढ़ा, सुबह 9 बजे मेरे घर आ जाना। मैंने पापा से तुम्हारी जॉब के लिए कहा है। एक मैनेजर की पोस्ट खाली है। राहुल मैसेज पढ़कर बहुत खुश हुआ और उसी समय शेखर से फ़ोन पर बात की। सुबह 9 बजे राहुल शेखर के घर आ गया था। शेखर और उसके पापा भी नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे। शेखर ने राहुल को अपने साथ कार में बिठा लिया। ऑफिस में राहुल को उसका काम समझा दिया गया। काम कुछ खास नहीं था, पर सैलरी 50,000 रुपये मंथली थी, जो शेखर की मेहरबानी से ही थी। पर जो भी हो, अब राहुल बहुत खुश था और शाम को घर आते समय सोच रहा था कि आज गीत से अपने प्यार का इजहार करेगा। ख्यालों में वो गीत का शर्म से लाल चेहरा महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि अब वह अपनी मम्मी को कहेगा कि गीत की मम्मी से शादी की बात करे। राहुल खुशी खुशी अपने घर आया और फ्रेश होकर गीत के घर पहुंच गया। गीत के घर में एक मुश्किल आ गई थी। गीत के पापा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके पापा का पैर फ्रैक्चर हो गया था और सर पर भी थोड़ी चोट आई थी। अब अंकल की ऐसी हालत में राहुल अपने प्यार का इजहार कैसे कर सकता था, इसलिए थोड़ी देर अंकल के पास बैठकर राहुल अपने घर आ गया। आज रात राहुल को बहुत अच्छी नींद आने वाली थी। शेखर गहरी नींद में सोया था कि कोई ख्वाब देखकर उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसे लगा जैसे वह मीलों चला हो। उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी और प्यास भी लगी थी। शेखर ने पानी पीने के लिए जग उठाया, पर उसमें पानी नहीं था। जग पूरा खाली था, इसलिए वह किचन में पानी लेने गया। शेखर ने फ्रिज से पानी का बोतल निकाला और एक सांस में पीने लगा, जैसे कि अपने मन की बेचैनी को ठंडे पानी से दूर करना चाहता हो। पर ठंडे पानी की वजह से उसे खांसी होने लगी और खांसते खांसते वह वहीं किचन में फर्श पर बैठ गया। शेखर की खांसी से उसकी मम्मी की नींद खुल गई और वह भागकर उसके पास आई और उसके सीने और पीठ को सहलाने लगी। कुछ देर में उसकी खांसी रुकी तो वह रोने लगा। उसकी मम्मी ने उसे गले लगा लिया। क्यों माँ,
मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो भगवान ने मुझे आप और पापा जैसे अच्छे माता पिता दिए। रुपए पैसे इतने कि जो चाहूँ मुझे मिल जाए, पर जिंदगी ही नहीं है। बस 6 महीने की मोहलत दी है, पर मैं तो जीना चाहता हूँ माँ। दुनिया की खूबसूरती में खुलकर सांस लेना चाहता हूँ। गीत के साथ नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। हाँ माँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ गीत को, बहुत। शेखर के पापा ने देखा कि बहुत देर हो गई है तो वह भी वहीं आ गए कि कहीं शेखर की तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गई। उन्होंने शेखर की बात सुनी तो उसके करीब आ गए और उसे गले लगा लिया। तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया बेटा। देखना, तुम्हारे दिल का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे। दरअसल शेखर के दिल में जन्म से ही 2 छेद हैं, इसलिए उसके ऑपरेशन में बहुत मुश्किल है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बस 10% हैं। बचपन से ही शेखर दवाइयों पर निर्भर है और अब तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, और साथ में यह भी कि बचने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए शेखर ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है कि कम से कम 6 महीने तो ज़िंदगी जी ले। शेखर के मम्मी पापा पता नहीं कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाकर अपने बेटे की ज़िंदगी की फरियाद लेकर जाते हैं, और तो और बहुत सारे अनाथ आश्रम में पैसा डोनेट करते हैं कि शायद भगवान उनके बेटे की ज़िंदगी बख्श दे। शेखर के पापा ने उसे संभाला और फिर उसे कमरे में लेकर गए। ध्यानचंद जी अपने बेटे को सुलाकर आ गए थे, पर उनकी आंखों की नींद उड़ गई थी। उन्हें अपने बेटे को बचाने के लिए एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी, गीत के रूप में। वो अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए कोई राह तलाशने की कोशिश कर रहे थे, जिससे गीत उनके बेटे की ज़िंदगी में आ जाए और उसमें अपने मौत से लड़ने की उम्मीद जागे। ध्यानचंद को महसूस हो रहा था कि गीत ऑपरेशन के 10% चांसेस को 100% में बदल सकती है, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो कम से कम बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी तो ज़रूर हो जाएगी। ये सब सोचते सोचते उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। दूसरे दिन ऑफिस में ध्यानचंद जी ने राहुल को अपने पास बुलाया और उसे एक बाइक की चाबी दी। राहुल ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उन्हें देखा तो वो बोली, रख लो बेटा, तुम्हारे लिए है। ऑफिस में आने जाने में आसानी हो जाएगी तुम्हें। तुमने मेरे बेटे की जो जिंदगी बचाई है उसके आगे कुछ भी नहीं है। राहुल ने फिर मुस्कुराते हुए चाबी रख ली। अब राहुल बहुत खुश था। अच्छी नौकरी, खुद की बाइक। उसका मन कर रहा था कि जल्दी से गीत को अपनी कामयाबी की बात बताए, पर अभी ऑफिस में काम करना भी जरूरी था, इसलिए शांति से अपना काम करने लगा। 2 दिन बाद ही ध्यानचंद जी ने उसे अपने केबिन में बुलाया तो वह बहुत खुशी खुशी उनके पास गया। ध्यानचंद जी किसी सोच में डूबे हुए थे तो उसने आवाज़ दी, सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, बैठ जाओ। दरअसल आज मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? पता नहीं बेटा तुम क्या सोचोगे, पर 5 महीने बाद शेखर का ऑपरेशन होना है अमेरिका में। तब हमें ऑफिस को संभालने के लिए किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होगी जिस पर मुझे भरोसा हो। पर शेखर को क्या हुआ है? जन्म से ही उसके दिल में छेद हैं, वह भी 2-2। इतने दिनों से वो दवाइयों के सहारे पर जिंदा है, पर अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो करवा लीजिए ना अंकल, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं ऑफिस का ध्यान रखूँगा, आप शेखर को लेकर अमेरिका चले जाइए। तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, इतना आसान होता ऑपरेशन तो मुझे अपने बेटे से ज़्यादा पैसे प्यारे नहीं हैं। सब कुछ बंद कर चला गया होता अमेरिका, मगर ध्यानचंद जी ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया क्योंकि कोई मिलने आ गया था। पियून ने नॉक किया और अंदर आकर बताया। ध्यानचंद जी ने उसे भेजने के लिए कहा। एक आदमी अंदर आया और उसने एक लिफाफा ध्यानचंद जी को दिया और उन्होंने भी उसे एक लिफाफा दिया। फिर वह चला गया।
उसके जाने के बाद राहुल ने कहा, सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ बेटा, बस एक ख्वाहिश है कि अपने बेटे के सर पर सेहरा सजा हुआ देखूं। ध्यानचंद जी ने थोड़ा उदास होकर कहा था। सर, तो आपने शेखर की शादी क्यों नहीं करवाई? मेरा मतलब 2-4 साल पहले ही करवा देते। उससे तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाती। तुम ठीक कह रहे हो, बल्कि मैं और तुम्हारी आंटी कब से यही चाहते हैं कि शेखर की शादी कर दें, कि कम से कम एक वारिस तो हो हमारे बाद। पर क्या अंकल? राहुल ने ध्यानचंद जी के रुकने पर तुरंत टोका। उसे शायद सारी बातें जानने की उत्सुकता हो गई थी। पर शेखर हर बार लड़की के परिवार वालों को बता देता है अपनी बीमारी के बारे में। यह तो है अंकल, इतनी बड़ी बात छुपाना भी मुश्किल है। पर कितने लोग अपनी गरीबी की वजह से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है तुम्हारी बात बेटा, बल्कि एक परिवार वाले तो अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो भी गए थे, पर शेखर ने उनकी बेटी को जाने क्या कहा कि वह शादी के लिए तैयार ही नहीं हुई। अब तो हार गया हूँ मैं, फिर भी अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा है मैंने। अभी तुमने देखा ना, एक आदमी लिफाफा देकर गया है, उसमें कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं जो गरीब परिवार से हैं। ध्यानचंद जी की बात सुनकर राहुल को सोचने लगा कि ध्यानचंद जी ने उसे टोका। जाओ बेटा, शाम हो गई है, ऑफिस आवर तो कब का ख़त्म हो चुका है, फिर भी तुमने मेरी बात सुनी। अब मेरा मन हल्का महसूस हो रहा है। तुम अपने घर जाओ। जी अंकल, जाता हूँ, पर मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। आपके लिए कुछ करना मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।